to being in academy. History का chapter number 3, the making of global world. High prices on cotton clothes. Germany, Austria, Hungary, Ottoman, Turkey थी. First World War हुआ था दो कंट्रीज के बीच, जो कि एक अलाइन पावर एक सेंट्रल पावर थी. Method which produced at a mass level in a cheaper way. दोबारा से उसका बिल्डअप किया जा रहा था. To deal with the external surplus and defect to its member nations. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीइंग इन एकेडमी. मैं हूं आपकी हिस्ट्री की टीचर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. कि इंडिया या फिर जो हमारा देश है या फिर आप कह सकते हैं वर्ल्ड जो है ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना, कि नॉर्मल वर्ल्ड एक ग्लोबल वर्ल्ड में कैसे कन्वर्ट हुआ, हम लोग कनेक्टेड कैसे हैं, कंट्रीज कनेक्टेड कैसे हैं आपस में, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कैसे ट्रेड होता है, कैसे सारी चीजें होती हैं, वो सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई थी जितनी मैंने आपको भी बताई हैं. ठीक है, अब ये जो है आपका ये सेकंड पार्ट है. अब इसमें क्या होगा, इसमें हम आगे की चीजें पढ़ते हैं. ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका स्टार्ट है इंडियन ट्रेड कॉलोनिस्ट एंड द ग्लोबल सिस्टम से. अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडियन ट्रेड के टाइम पर, मतलब जब कॉलोनिस्ट इंडिया कॉलोनिस्ट थी, मतलब कब्जे में थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उस टाइम पे जो ट्रेड होता था वो कैसे होता था. तो जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने क्या कर रखा था, जो कॉटन के प्राइसेस थे ना वो उन्होंने जो है बहुत हाई कर रखे थे. क्या कर रखे थे, हाई प्राइसेस ऑन कॉटन क्लोथ्स. कॉटन के क्लोथ्स पर उन्होंने क्या कर रखे थे, प्राइस हाई कर रखे थे. वो क्या, उनसे कॉटन जो खरीदते थे ना वो भी लो रेट में खरीदते थे उनसे, लेकिन वो क्या करते थे, पैसे जो उनके कपड़ों पर लेते थे कॉटन क्लोथ्स पर, वो इम्पोर्ट जो कराते थे, मतलब कॉटन को जो एक्सपोर्ट कराते थे वो कम रेट पर थे. ठीक है, कम रेट पर खरीदते भी थे कॉटन को. इंडिया से वो कॉटन को कम रेट पर खरीदते थे और कॉटन क्लोथ जो होते वो उन्हें महंगे में बेचते थे. तो उससे क्या होता था, ब्रिटिशर्स को फायदा होता था. और वो लोग क्या करते थे, वो लोग फोर्स करते थे, द ब्रिटिश फोर्स द फार्मर ऑफ इंडिया. इंडिया के जो फार्मर्स थे ब्रिटिश उनको फोर्स करते थे कि आप इंडिगो की खेती करो, इंडिगो का प्रोडक्शन करो, आप ओपीएम को प्रोड्यूस करो. तो उससे उनको क्या फायदा हो रहा था, द मनी अर्न थ्रू ओपीएम सेल. जो उन्हें ओपीएम की सेल करने से मनी मिलती थी, मतलब ओपीएम का मतलब होता है अफीम, लाइक एक परफ्यूम, अफीम कुछ ऐसा है सिमिलर वर्ड. ठीक है, उससे उन्हें क्या फायदा होता था, उससे उन्हें फायदा ये होता था कि वो लोग क्या करते थे, उस पैसे से जो वो ओपीएम को बेच के उन्हें पैसा मिलता था, उस पैसे से वो टी खरीदने में पैसा खर्च करते थे. आधा पैसा वो इम्पोर्ट पे खर्च करते थे, जो बाहर से सामान आता था, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना से जो सामान आता था उस पर खर्च करते थे. ओवर द 19th century द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर फ्लडेड द इंडियन मार्केट. 19th century में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो थे, जो ब्रिटिश के मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने क्या किया, उनकी वजह से इंडियन मार्केट फ्लडेड हो गई, मतलब खत्म सी ही हो गई. ठीक है, ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विद द इंडिया एंड यूज्ड दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डिफिकल्ट विद अदर कंट्रीज. ब्रिटेन ने क्या किया, मतलब ब्रिटेन सेम ही है, उन्होंने क्या किया, जो इन्हें फायदा हो रहा था, उन्हें जो सरप्लस हो रहा था, जो प्रॉफिट हो रहा था ट्रेड करने पे इंडिया को ऐसे मतलब परेशान करके, या उनके कॉटन को उसको सस्ते में महंगे बेच के उन्हें कॉटन को सस्ते में खरीदते थे, जबकि फोर्स कर देते इंडिगो बनाओ, ओपीएम की प्रोडक्शन करो, इन सारी चीजों की प्रोडक्शन करने के लिए उनसे जो प्रॉफिट होता था वो इम्पोर्ट करते थे. अब इस सारी चीजों से उन्हें जो सरप्लस हो रहा था, मतलब इन सारी चीजों को करने से जो उन्हें प्रॉफिट हो रहा था, उससे वो क्या करते थे, उससे वो अपने जो बैलेंस होता था ट्रेड का, मतलब जो भी प्रॉब्लम डिफिक्ट होती थी या जो भी लॉस हो रहा होता था उन्हें ट्रेड करने के टाइम पे, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी लॉस होता था ना, वो उसे फिलअप कर देते थे, उस बैलेंस को मेंटेन कर दिया करते थे इन सब चीजों से. नेक्स्ट है आपका द इंटर वॉर इकोनॉमी. इंटर वॉर इकोनॉमी का मतलब है जब वॉर चल रहा था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी. ठीक है, तो पढ़ते हैं. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज 1914 टू 1918. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब तक था, 1914 से 1980 तक, जो कि कौन सी कंट्रीज में फॉट हुआ था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, was fought between two countries, two power blocks with the allies power जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थी, एंड द सेंट्रल पावर जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑटोमन, टर्की थी. ये नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा था, अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा था, याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था ये. ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था दो कंट्रीज के बीच, जो कि एक अलाइन पावर एक सेंट्रल पावर्स थी. अलाइन पावर्स वो रही आपकी, सेंट्रल पावर्स वो रही, उनके बीच में ये वॉर हुआ था. ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर. ये पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था जिसमें मशीन्स का यूज किया गया, टैंक्स का यूज किया गया, गन्स का यूज किया गया, एयरक्राफ्ट का यूज किया गया, केमिकल्स का यूज किया गया, वेपन्स का यूज किया गया, आर यूज्ड फॉर मासिव स्केल.
ये सारी चीजें बहुत लार्ज स्केल पर उन्हें यूज की गई थी उनके थ्रू उस वॉर में, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ब्रिटेन फाउंडेड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजीशन। उस वॉर के टाइम पे ब्रिटेन जो है वो अपनी पहले वाली पोजीशन को पाने में बहुत ज्यादा उसे डिफिकल्टी आ रही थी ऑफ डोमिनेंस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस बैंक्स एंड एज वेल एज यूएस पब्लिक। दिस मेड यूएसए एंड इंटरनेशनल क्रेडिटर फ्रॉम इंटरनेशनल डेटर। ब्रिटेन जो क्या करता था, बोरो कर रहा था, क्या पैसा उन्होंने इन्वेस्ट मतलब उधार पे लिया, किससे, यूएसए से। अब उन्होंने यूएसए से उधार पे लिया, यानी अमेरिका से उन्होंने पैसा उधार पे लिया, तो उससे अमेरिका को क्या फायदा हुआ, अमेरिका जो उधार लेता था वो उधार देने लगा था, अब वो क्रेडिटर से डेटर बन चुका था, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ। अब था राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। जब वॉर हुआ तो उसके बाद क्या था भाई, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा क्योंकि जरूरत होगी उस टाइम पे लोगों को खाने की और चीजों की, तो वो चीज बढ़ी। After a short period of economical trouble, the US economy resumed its strength in the early 19th century. जो भी हमारा शॉर्ट पीरियड में जो भी ट्रबल हुआ था, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, यूएस इकोनॉमी जो थी वो अपने 1920 में अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गई थी, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में मतलब रिज्यूम इट्स स्ट्रेंथ, उसने अपनी स्ट्रेंथ वापस अपनी स्ट्रेंथ पाली थी, अपनी स्ट्रेंथ को वापस ले आया था, जैसे इसकी स्ट्रेंथ थी उन्होंने 1920 में वैसे ही दोबारा से पाली थी, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरर हैरी फोर्ड जो थे adapted the assembly line method which produced at a mass level in a cheaper wave. This method was followed in the production of other electronic goods. कार मैन्युफैक्चरर जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने क्या किया, adapted the assembly by line, उन्होंने by line वाला एक मेथड यूज किया जिससे क्या होता था, which produced at mass level, जो कि ज्यादा हायर लेवल पे प्रोड्यूस करता था at a cheaper wage, मतलब चीपर वेव में मतलब कम खर्चे में हाई लेवल पर प्रोड्यूस करते थे वो लोग। और उस मेथड का कहाँ यूज हो रहा था, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को प्रोड्यूस करने में उस मेथड का यूज हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ज्यादा मात्रा में चाहिए थे शायद, तो आपको क्या था, उन्हें ज्यादा मात्रा में चाहिए थे, तो वो ज्यादा ये चाहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को प्रोड्यूस तो ज्यादा करें, मास प्रोडक्शन करें, लेकिन थोड़ा कम सस्ते तरीके से हो जाए उनका। This the housing and consumer boom created scope of large number of employment. जो ये सारी चीजें आपकी बढ़ी, जॉब्स बढ़ी, तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया लोगों का, ठीक है। अब समझो कि जो ये हाउसेस बूम हुआ इसकी वजह से स्कोप किस चीज में बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट में स्कोप बढ़ गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन द यूएस में ये सारी चीजें बढ़ गई। द यूएस बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसी लैंडर। यूएस जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओवरसी लेंडर बन गया, मतलब उधार देने वाला बन गया था, ठीक है। अब है आपका द ग्रेट डिप्रेशन। अब व्हाट इज द ग्रेट डिप्रेशन, इसको समझते हैं पहले। देखो, अ ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929 लास्टेड टिल द मिड 1930 के बीच में, जो लास्टेड हुई थी 1929 से स्टार्ट हुआ, एक मान सकते हैं डिप्रेशन टाइप ही, और 1930 में खत्म हुआ। द ग्रेट डिप्रेशन कॉज्ड catastrophic decline in production, employment, income and trade in many countries. इससे क्या हुआ था बेटा, इससे ग्रेट डिप्रेशन की वजह से आपका एक बहुत ज्यादा, एक कह सकते हैं एक बहुत टेरेबल, बहुत एक भयानक आर्थिक संकट था, जिसमें उत्पादन, व्यापार, आपके रोजगार, ये सारी चीजें क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी, बहुत सारी कंट्रीज में खत्म होती जा रही थी, डिक्लाइन हो रही थी। ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिक्लाइन टू हाफ एंड प्राइसेस ऑफ मनी, प्राइसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक व्हीट डिक्रीज्ड शार्पली बिटवीन 1928। ये बहुत बड़ा डिप्रेशन था। डिप्रेशन कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन की चीजें थी उनके प्राइसेस कम हो गए थे, जो चीजें हाई प्राइसेस बिकती थी वो भी कम पे बिकने लगी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो भी कम हो गया था। जैसे आप समझ सकते हैं कि ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इंडिया में क्या हुआ था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कम हो गया था, खत्म हो गया था, और जो प्राइस हो रहे थे उनकी मनी, जो प्रोडक्शन पे उन्हें प्राइस मिल रहा था, व्हीट पर जो व्हीट मतलब गेहूं का जो प्राइस था वो भी कम हो गया था, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिप्रेशन था, इसीलिए इसका नाम ग्रेट डिप्रेशन रखा गया है। बाय 1933 over 4,000 बैंक had closed and between 1929 and 32 about 1,10,000 companies had collapsed in the USA. बहुत 1933 में 4,000 बैंक बंद हो गए थे, आपके डिक्लाइन हो गए थे, ठीक है, क्लोज्ड हो गए थे, बंद हो गए थे।
और बिटवीन 1929 से 1932 तक अबाउट आपकी 1,10,000 कंपनी जो थी वो आपकी क्या हो गई थी, 1,10,000 कंपनी आपकी वो भी खत्म हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी, बंद हो गई थी। ठीक है, इकोनॉमिस्ट जॉन मर्नेट कीन्स, इकोनॉमिस्ट जो थे आपके जॉन मर्नेट कीन्स एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थव्यवस्थारी थे। वो क्या करते थे, थॉट दैट इंडिया गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर। अगर इंडिया से जो गोल्ड एक्सपोर्ट होगा, इंडिया में जो गोल्ड है अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, इकोनॉमी को रिकवर करेगा। ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन फॉर अर्बन ड्वेलर्स ऑफ इंडिया, ये जो बहुत सारे लोगों के लिए, अर्बन ड्वेलर्स के लिए डिप्रेशन है, ये बहुत बड़ा डिप्रेशन था उस टाइम पे। ठीक, अब क्या है, रिबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी। अब वर्ल्ड इकोनॉमी को रिबिल्डिंग किया जा रहा था कि मतलब दोबारा से वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसकी वजह से जो आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी उसको ना रिबिल्डिंग करा जा रहा था, मतलब दोबारा से ठीक करा जा रहा था, दोबारा से उसका बिल्डअप किया जा रहा था। ठीक, अब क्या है आपका द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था आपका 1939 से 1945 तक, वो फॉट हुआ आपका बिटवीन द एक्सिस पावर नाजी जर्मनी, जापान, इटली एंड द एलाइज पावर ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएसए इन इमेंस डिवास्टेशन इन ह्यूमन एंड इकोनॉमी टर्म्स। ह्यूमन एंड इकोनॉमी टर्म्स में इन दो कंट्रीज में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, समझ में आया। अब क्या था, पोस्ट वॉर, वेट, अब आपका था पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप, बेटा एक सेकेंड वेट, वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया वर डिवेस्टेड हो रही थी। बहुत सारे पार्ट जो थे यूरोप और एशिया के वो डिवेस्टेड हो रहे थे एंड सेवरल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू दिस वॉर। रिकंस्ट्रक्शन वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट टास्क। इस वॉर की वजह से जो रिकंस्ट्रक्शन था वो एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क बन गया। वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप, बहुत सारे जो पार्ट्स थे यूरोप के एंड एशिया के वर डिवास्टेड एंड सेवरल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू दिस वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके वजह से क्या हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी चीजें आपकी, सेवरल सिटीज, बहुत सारी सिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। दिस वॉर रिकंस्ट्रक्शन वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट टास्क। इस वॉर के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत लंबा टास्क बन गया। ठीक, फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस जो था बीच का, 2 की लेसन्स आर ड्रॉन। अब हमें उससे ना 2 चीजें सीखने को मिली, ड्रॉन बाय द इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियन और इकोनॉमिक्स के थ्रू 2 हमें ऐसी चीजें समझ में आई, या बोल सकते हैं कि कुछ लेसन्स मिले। हर चीज से हर एक स्टोरी के पीछे एक मोटिव होता है, हर एक उसके पीछे एक मोरल वैल्यू छुपी होती है ना। आपने पढ़ा होगा बुक्स में, जैसे कोई आपको कहानी सुनाता है, कहानी के बाद उसमें लास्ट में लिखा रहता है कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, क्या सीख मिली। वैसे ही था, इससे ना कुछ 2 लेसन सीखने को मिले। द फर्स्ट लेसन इज एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन। उसने बोला कि जो फर्स्ट लेसन है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो बेस्ड है किस पर, मास प्रोडक्शन पर। ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, विच रिक्वायर मास कंजप्शन, क्योंकि हमें मास कंजप्शन मतलब ज्यादा कंजप्शन करते हैं तो प्रोडक्शन भी हाई होना चाहिए। फर्स्ट लेसन ये मिला। सेकंड था, द लेसन इज रिलेटेड टू अ कंट्री इकोनॉमिक लिंक विद अदर country. The target of full employment could be achieved only if government had the power to control flow of goods, capital and labor. इसे समझो. The second lesson related to a country's economic link with other countries. Second lesson था कि एक country का जो दूसरी country से link है, the target of full employment का could be achieved, वो सिर्फ तभी achieved होगा जब government के पास power होगी control करने की, क्या, फ्लो ऑफ गुड्स को, कल्चरल कैपिटल्स को और लेबर को कंट्रोल करने की पावर होगी, तभी हो सकता है। ठीक है, अब है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बोर्ड। आईएमएफ क्या है, आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द, ब्रिटेन वुड्स थे, उन्होंने उनकी कॉन्फ्रेंस में एस्टेब्लिश किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, टू डील विद द एक्सटर्नल सरप्लस एंड डिफेक्ट टू इट्स मेंबर नेशन। अपने जो नेशन के मेंबर्स में जो भी डिफेक्ट होता है या जो भी उनका घाटा होता है, लॉस होता है, उसको मैनेज करने के लिए ये चीज बनाई गई। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड, जो इंटरनेशनल बैंक थी किसके लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, नोन एज द वर्ल्ड बैंक, उसको वर्ल्ड बैंक बनाया गया, वाज सेट अप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन।
जो वॉर के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए सेटअप के लिए आपको बनाई गई वो बैंक बनाई गई ताकि उससे पैसे वैसे लिए जा सके। द IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर रिफर्ड एज द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन और द ट्विंस ऑफ द ब्रिटेन वुड्स। वर्ल्ड बैंक को और IMF को ट्विंस बोला जाता था ब्रिटेन वुड्स का, क्योंकि उन्होंने दोनों चीजें लॉन्च की थी। ठीक है, ट्विंस क्या को कहा जाता था और उनका इंस्टीट्यूशन कहा जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपिंग नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉरी कंडीशन, मिस्टेक हो गई। कंडीशन ऑफ डेवलपिंग नेशन का कंडीशन कैसा था? एज यूरोप एंड जापान रैपिडली रिबिल्डिंग, यूरोप और जापान क्या कर रहे थे? रैपिडली रिबिल्डिंग कर रहे थे। देयर इकोनॉमिक्स दे ग्रू लेस डिपेंडेंट ऑन द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। वो IMF पे वर्ल्ड बैंक पे कम डिपेंडेंट थे, वो खुद से ज्यादा अपना चीजें संभाल रहे थे। These two institutions began to shift their attention, ये दो इंस्टीट्यूशन ने अपनी अटेंशन को शिफ्ट किया more towards developing countries, अपनी जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं उनसे हटाकर दूसरी कंट्रीज पर फोकस करना स्टार्ट किया इन्होंने। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज अ ग्रुप, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज थी, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया एज अ ग्रुप ऑफ 17 G77 टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO को डिमांड करने के लिए उन्होंने एक साथ किया। बिटवीन मिड 1970 में और अर्ली 1990 तक द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट। 1990 में जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था आपका वो हिट हुआ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका चेंज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें क्या है देखो, फ्रॉम लेट 1970 से मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs बिगेन टू शिफ्ट प्रोडक्शन टू लो वेजेस एशियन कंट्रीज। मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन जो है वो लो वेजेस पर कर दिया था, कंट्रियों में लो वेजेस पर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करा उन्होंने। चाइना बिकम फेवरेट डेस्टिनेशन, तो क्या हुआ? तो चाइना था वो फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब लोगों का जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो उनका एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया। बोलते हैं ना कि हाँ हमारी डेस्टिनेशन बहुत अच्छी लगती है, ये हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन है, फेवरेट जगह है। तो लोगों की क्या, जो इन्वेस्टर्स थे, जो MNCs कंपनी थी, उनके लिए चाइना जो है वो बहुत अच्छी डेस्टिनेशन बन गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, इन द लास्ट टू डिकेड्स में कंट्रीज जो थी जैसे चाइना और इंडिया एंड ब्राजील हैव अचीव्ड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लास्ट 2 डिकेड से क्या हो रहा है कि इंडिया और चाइना जो है वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं, टाइम से अचीव कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी खासी कर ली है। ठीक है, ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, अब कोई भी थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट नहीं बचा है क्योंकि सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा दिए इसमें। ठीक, इनकेस अगर बाई चांस या कोई टॉपिक छूट भी गया होगा, वैसे तो नहीं छूटा है क्योंकि मैंने सारे लिए हैं, पर होता है ना कि एक्स्ट्रा कोई बीच से रह जाता है कवर करने के लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, अब क्या है, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। ओके, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू क्लास, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। बाय।